तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक आदमी एक शानदार कार से निकलता है, एक शानदार विला जाता है जहाँ पे अमीरों की पार्टी चल रही है। वो अंदर जाता है। वैसे इस जनाब का नाम है पेक सायोन। वो जैसे ही विला के अंदर एंटर करता है, सारे लोग उसे देख के एक दूसरे से कहते हैं, यार ये सूट में क्या लग रहा है, क्या हैंडसम है। उतने में होंग ही जो आती है, जो पेक सायोन के आर्म को पकड़ती है। सब बोलते हैं, कौन है ये लड़की, पेक सायोन की वाइफ है क्या। सायोन कहता है, नर्वस मत हो, सब मुझे देख रहे हैं, तुम्हें नहीं। सब तुम्हें मेरे साथ देख करके बस क्यूरियस है। बस याद रखना किसी को गलत फहमी ना हो और ह्यूमर्स ना फैले हमारे आज के रिश्ते को लेकर। दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ यूरी नाम की न्यूज़ रिपोर्टर वेदर फोरकास्ट कर रही है और उसे हीजो, जिसे सिलेक्टिव म्यूटिज्म है, मतलब ऐसे लोग जो कुछ जगह पे आराम से बोल पाते हैं और कुछ जगह पे एकदम गूंगे हो जाते हैं, वो साइन लैंग्वेज में वेदर फोरकास्ट दिखा रही है। ऐसे करते वक्त स्क्रीन लैग हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो मिडिल फिंगर दिखा रही हो। वहाँ डायरेक्टर यूरी को कहता है कि अब सीन दिखाओ और अपने स्टाफ को कहता है जल्दी से अपॉलॉजी मैसेज सेंड करो। न्यूज़ खत्म होने के बाद यूरी कहती है, ये मिडिल फिंगर माउंटेन है क्या। मन की बात कहूँ तो डायरेक्टर यून हमारे सुपीरियर है, लेकिन वो बहुत रूड है। मज़ा आ गया तुमने उन्हें ये जो माउंटेन दिखाया है। उतने में न्यूज़ मिलता है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस से सायून लाइव आने वाला है। सायून एक फेमस स्पोक पर्सन है। सो डायरेक्टर एक स्टाफ को कहता है हीजो को यहाँ से हटाने के लिए। स्टाफ वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। ये काम यूजुअली तो सिक्योरिटी ऑफिसर या फॉरेन मिनिस्ट्री करते हैं। डायरेक्टर कहते हैं, अरे किडनैपिंग हुआ है, लोगों को हॉस्टेज बनाया है, और वैसे भी सायून के सामने सारे मिनिस्टर चाय कम पानी है। उतने में पेक सायून प्रेसिडेंशियल ऑफिस से लाइव आता है और इंसिडेंट के बारे में बताना शुरू कर देता है। उतने में यूरी उसे गौर से सुनती है क्योंकि वो फैन गर्ल होती है उसकी। फिर वो इंसिडेंट एक्सप्लेन करने के बाद बताता है कि वो लोग कोरियन आर्मी को पीछे हटने को बोल रहे हैं और हॉस्टेजेस की जान के बदले पैसों की डिमांड कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं अगर उनकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो वो सारे हॉस्टेजेस को मार डालेंगे। अब मैं इस सिचुएशन पे गवर्नमेंट की पोजीशन बताने जा रहा हूँ। ऐसे मामले में उनकी धमकियों और इस डिमांड पे गवर्नमेंट नहीं झुकेगी, नेगोशिएशन नहीं होगा। ऐसे लोग गवर्नमेंट के लिए हैवान हैं और उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे बाकी देशों से मदद मांगकर हॉस्टेजेस को छुड़ाने की। ये सुन है जो स्क्रीन पे मिडिल फिंगर दिखाती है। लाइव न्यूज़ खत्म होने के बाद प्रेसिडेंशियल ऑफिस में जहां सारे रिपोर्टर्स बैठे हैं, कहता है कि गवर्नमेंट ने कहा है 5:02 से मीडिया इस मामले में खामोश रहेगी। उनमें से एक रिपोर्टर कहता है, सच बताइए मिस्टर बेक, मामला गंभीर है, आप भी डरे हुए लग रहे हैं। वो कहता है, हाँ मैं डरा हुआ हूँ, पर क्या इस कमरे में मौजूद सभी में सिर्फ मैं ही डरा हुआ हूँ। फिर वो वहाँ से सबको कोऑपरेट करने बोल चला जाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि उनके सिटीजन को कुछ नहीं होगा। फिर वो अपने कैबिन में आता है और उनके फ़ोन पे अदर न्यूज़ वाले मैसेज पे मैसेज कर रहे होते हैं। उतने में यूरी का मैसेज आता है मोटिवेट करने वाला। फिर वो उसका मैसेज देख करके फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ हीजो को एक औरत जिसका नाम क्यूजिन है, वो कहती है, अब वक्त आ गया है, तुम अपना जॉब छोड़ दो, अपना सारा फोकस इलेक्शन पे डाल दो और सपोर्ट करो उन्हें। वहाँ उसकी माँ बगल में बैठी है जिसका नाम है यॉन ह्यू। वो कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं इसे छोड़ने के लिए कहने ही वाली थी। सो क्यूजिन कहती है, इसे ये काम स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। इस तरह अपना नाम और अपना फेस सबके सामने लाना ठीक नहीं है। और फिर वो हीजो को देखकर कहती है कि ये अपना काम तुम जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करो और तुम्हारे सिलेक्टिव म्यूटिज्म में कोई सुधार आया। सो उसकी माँ यूनहू कहती है, सुधार की कोई ज़रूरत है भला। सो क्यूजिन कहती है, हाँ सही कहा, इसका मुंह बंद रहना ही ठीक होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यॉनह्यू हीजो को कहती है, हे तुम अपने हस्बैंड का दिल जीत नहीं सकती क्या, तुम चोंगवून डेली न्यूज़ के चेयरमैन की दूसरी बेटी हो। फिर हीजो कार में बैठती है, हनाम डोंग साइन लैंग्वेज सेंटर पे कॉल लगाने की सोचती है, फिर कॉल कट कर देती है। रेडियो पे वही न्यूज़ सुनती है। उतने में उसके कार में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। उसका मैप बताता है कि वो गलत रास्ते पर है। उसका कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका चेहरा ढका है, जो मोबाइल से उसका लाइव लोकेशन देख रहा है। हीजो कार में किसी तरह ब्रेक लगाती है, कार खोलने की कोशिश करती है पर वो खुलता नहीं है। वो पैनिक हो जाती है। फिर उसको याद आता है हैक्ड नेविगेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें कोई गाड़ी का डोर लॉक और इंजन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। वो और भी ज़्यादा पैनिक करने लगती है। दूसरी तरफ पेक सायून मीटिंग में बिजी है। वहाँ योंग वो कहता है कि अब तो कोई भी आर्टिकल और बेकार रिपोर्ट नहीं छपा है लाइव न्यूज़ के बाद। सायून कहता है, अच्छा नहीं छपा तो ये क्या है, इसे जल्दी से हटवाओ, और वहाँ से चला जाता है। वो लोग जब आर्टिकल देखते हैं तो उसकी पिक्चर्स को डिस्टॉर्ट किया होता है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स नहीं करते हैं, आप उनको बोलो अच्छी पिक्चर्स लेने, पर वो एकदम अगली पिक्चर्स लेते हैं जिसमें आप बुरे दिखते हो। आर्टिकल देख योंग वो कहता है, ये एचबीसी का जानह्योक जिन नहीं सुधरेगा। ठीक है, ये आर्टिकल डिलीट करने का रिक्वेस्ट भेजो।
हीजो जो कार से निकल नहीं पाती है, थोड़ी देर में अपने सामने किसी को काला कपड़ा पहने, कैप और मास्क लगाए उसे घूरते हुए देखती है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसके कार का दरवाज़ा खुलता है। उतने में यहाँ पेक सायून कैबिन में फाइल्स चेक कर रहा है। उसका असिस्टेंट कहता है आपका कॉल आ रहा है किसी अननोन नंबर से, देख लीजिए शायद किसी का अर्जेंट कॉल हो। पहले तो थोड़ी देर तक कोई नहीं बोलता सामने से, फिर जब सायून कहता है तुम्हें अगर नहीं बोलना कुछ तो मैं रखता हूँ, तो सामने से वो आदमी बोलना शुरू करता है, पेक सायून तो ये तुम हो? सायून पूछता है हाँ क्या बात है और किस न्यूज़ ब्रांच से बोल रहे हो तुम? वो आदमी बोलता है मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। वो आगे की बात उससे पूछने ही वाला होता है, उतने में उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। फिर वो फ़ोन को चार्जिंग पे लगाकर अपनी माँ को कॉल करता है और अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। वो कहती है वो तो तुम्हारी सास के साथ है। फिर वो हीजो के माँ को कॉल लगाता है। पूछने पे वो बताती है कि वो मेरे साथ है और मैं डिनर करवा के उसे भेज दूंगी। फिर वो कैबिन से निकल अपने स्टाफ को बोलता है उस नंबर को ट्रेस करने। जब वो कैबिन में वापस आता है तब उस नंबर से उसे फिर से कॉल आता है। वो उससे पूछता है मार दिया मेरी वाइफ को? तुम्हें पता भी है मेरी वाइफ कौन है? देखो मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, दोबारा मेरे साथ प्रैंक मत करना। सो वहाँ से किडनैपर कहता है तूने मेरा फ़ोन दोबारा काटा ना तो अच्छा नहीं होगा, अभी तेरी बीवी के गले पे मेरा चाकू रखा है। तो सायून कहता है मार देता, पर वो किडनैपर बोलता है नहीं अभी कैसे, पहले पैसे की बात तो हो जाए। सायून कहता है सुन बे, तुझे चाहे जितने पैसे चाहिए तुझे नहीं मिलेंगे, अब फ़ोन रख। कॉल स्पीकर पे होता है तो उसकी बीवी भी ये सुन लेती है। किडनैपर को गुस्सा आता है, सो वो हीजो के गले को वायर से दबाने लगता है और कहता है पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड को क्यों मेरी बात मजाक लग रही है। और वो क्या कह रहा था, तू जानती है मेरी बीवी कौन है? क्यों, उसकी दूसरी बीवी भी है क्या? चलो कोई नहीं, जितनी भी हो, बस इस बीवी की फिक्र हो उसे, तभी तुम्हारी जान बच पाएगी। चलो उसको दोबारा कॉल लगाए, पर वो कॉल नहीं उठाता। सो वो गुस्से में सीट पे चाकू मारने लगता है और ड्राइविंग सीट पे बैठी हीजो को गर्दन पे चोट लग जाती है। फिर वो किडनैपर हीजो से बोलता है तुम्हें पता है इस मोबाइल पे VPN है और सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड का ही कॉल आ सकता है और मैं मॉड्यूलर यूज़ कर रहा हूँ, वो ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। वहाँ वो लोग पता करते हैं तो वो नंबर फिशिंग स्कैम का होता है। किडनैपर फिर से फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन स्टाफ उठाता है और सायून को देता है। वो कहता है तुम्हें कहा था ना इस नंबर से कॉल आए तो उठाना मत। फिर वो किडनैपर बोलता है अबे एड़े, तुझे मेरी बात समझ नहीं आती, मैं तेरी वाइफ को मार दूंगा। सायून बोलता है भाई मार दे और तब कॉल करना जब तू उसे मार चुका हो, और फ़ोन कट कर देता है। और उतने में उसका स्टाफ बोलता है आर्गन ग्रुप कॉल कर रही है, आपसे बात करना चाहती है। ये वही ग्रुप है जिसने लोगों को बंदी बना कर रखा है। यहाँ अपने हस्बैंड की ऐसी बात सुन उसकी बीवी रोने लगती है। वो किडनैपर भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। हीजो कार की स्पीड बढ़ा देती है। किडनैपर उसे रोकता है पर वो नहीं रुकती है। कार 360 घूमता है, किडनैपर को सर पे चोट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उतने में रेडियो पे न्यूज़ मिलती है बिना किसी नेगोशिएशन के आर्गन ने वादा किया हॉस्टेजेस को छोड़ने का। पेक सायोन फिर कहता है थैंक यू सारे पब्लिक और हॉस्टेजेस का जिसने मुझ पे भरोसा रखा, और मीडिया वालों का भी, उन्होंने जो कोऑपरेट किया। सारे अलाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया। हम जल्दी सारे हॉस्टेजेस को सही सलामत वापस ले आएंगे। फिर वो कार में होता है। उतने में ह्योक-जिन आता है। उसे कहता है इतना जल्दी जा रहे हो, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं, चलो ड्रिंक करें। पर वो मना कर देता है और उससे एक फेवर मांगता है और उसे अपनी कार में बैठाकर स्पीड में कार जिग-जैग कर चलाने लगता है और उसे वो किडनैपर का नंबर ट्राई करने को कहता है और बोलता है ये नंबर फिशिंग स्कैम का है, पर मुझे क्यों अजीब सा फीलिंग आ रहा है। यहाँ हीजो किसी तरह घर आ जाती है और फ्रेश होकर ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और खाना निकाल रही होती है। उतने में सायोन भी घर वापस आ जाता है, उसे सही सलामत देखता है और कहता है तुम जिंदा हो। पता है आज एक अजीब कॉल आया कि किसी ने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया है। एनीवे तुम जिंदा और सही सलामत हो। वैसे तुमने अपनी माँ के घर डिनर नहीं किया। उतने ही में उसके स्टाफ 2J का कॉल आता है। वो बताता है ये नंबर ट्रेस नहीं हो रहा है, ये नंबर कॉल टावर से यूज़ नहीं किया जा रहा है कॉल करने के लिए। सो अब हम तभी उसे ट्रेस कर पाएंगे जब वो दोबारा कॉल करेगा और 10 मिनट तक आपको बात करना पड़ेगा। और वैसे भी वो मॉड्यूलर यूज़ करे हुए था तो आवाज़ से तो समझ नहीं आया कि वो आदमी है या औरत। वो कहता है भले ही उसने मॉड्यूलर यूज़ किया पर वो आदमी ही है, आई एम श्योर ऑफ इट। बात करते करते वो अपने रूम में चला जाता है। उसका स्टाफ कहता है कॉल की टाइमिंग से तो लगता है ये आपको उलझाना चाहता था क्योंकि आप एक अहम केस में बिजी थे। सायोन कहता है हाँ हो सकता है और 2J को कहता है टीम को हायर करने अपने वाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। कल ब्रिटिश एम्बेसी इवेंट है और तुमने कहा था हमें एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत है।
वो हॉल रूम आके हेजो को कहता है कल एक इवेंट है और एम्बेसडर की वाइफ बहरी है, सो हमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। सो कल 5 बजे तक रेडी होकर रहना, मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें पिक करने। और हाँ, ये कोई कपल इवेंट नहीं है, सो कोई गलत आइडिया मत लेना इसको लेकर। फिर वो जब डिश वॉश करके कमरे में जाती है, उतने में उसके मॉम का मैसेज आता है कि तुम्हारा पति आज तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा तुम मेरे साथ थी। फिर उसकी माँ उसे कॉल करती है, कहती है कैंपेन में 1 महीने का वक्त है, तब तक तुम अपनी शक्ल दुनिया से छुपाए रखना। फिर वो कैलेंडर में डेट मार्क करने लगती है और 3 साल पहले उसकी शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके वेडिंग के दिन सायोन कहता है तुम रिप्लेसेबल हो, सो इतना दुल्हन की तरह पहन ओढ़ कर दिखाना ज़रूरी नहीं, तुम्हें दुनिया वालों के सामने मेरी वाइफ बन के नहीं आना है। और ये रहा एग्रीमेंट, इस पे साइन करो, जिस पे लिखा है दुल्हन डिवोर्स नहीं मांग सकती, खास करके इलेक्शन के टाइम। दूसरी कि तुम पब्लिकली दुनिया को ये नहीं पता चलने दोगी कि तुम मेरी वाइफ हो, और इनमें से एक भी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना तो तुम्हें 2 बिलियन वॉन देना होगा। सो वो गुस्से में जल्दी जल्दी साइन करने लगती है। फिर पैक सयून कहता है ये शादी नहीं है, तुम्हें एज अ हॉस्टेज बनाकर मुझे दे दिया गया है। फिर वो न्यूज़ और आर्टिकल्स देखती है जहाँ 3 साल पहले छपा था कि स्पोक पर्सन पैक सयून की शादी अचानक प्राइवेट होगी, दुल्हन को दुनिया से छुपाने के लिए। अगले दिन सायून इवेंट में जाता है, पीछे से उसकी वाइफ आती है ताकि किसी को शक ना हो। यहाँ वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनकर आई है, उसकी वाइफ नहीं। सो वो एम्बेसडर से मिलता है, उसकी वाइफ इशारे करती है ये आपकी वाइफ है। हीजो भी उसको इशारे में कहती है नहीं, मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ। फिर एम्बेसडर कहता है तो आप अपनी वाइफ को पब्लिकली क्यों नहीं लाते। वो बताता है उसे भी डिसेबिलिटी है, वो मेरी कमजोरी है, मैं गवर्नमेंट का आदमी हूँ, लोग मुझे वैसे ही हर टाइम टारगेट किए होते हैं, मैं इन सब में अपनी वाइफ को नहीं लाना चाहता। एम्बेसडर कहता है अच्छा इस वे में वीकनेस कहा आपने, और थैंक यू मेरी वाइफ के लिए इंटरप्रेटर लाने के लिए। उतने में उसे 2J का मैसेज आता है जिसमें लिखा है हम रेडी है, बस उस किडनैपर के कॉल आने का इंतजार है। यहाँ है जो ड्रिंक पे ड्रिंक करती है और उसे लिखकर पूछती है कि अब मेरा काम हो गया तो मैं यहाँ से जाऊँ। वो कहता है नहीं, तुम चुपचाप मेरे साथ खड़ी रहो। फिर वो साइन लैंग्वेज में कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं बोल नहीं सकती तो क्या सुन भी नहीं सकती, और मैं तुम्हारी वीकनेस हूँ, तुम नहीं चाहते लोग मुझ पे अटैक करें, और मैं ऑलरेडी हर्ट हूँ, उसका क्या। फिर वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद किडनैपर का कॉल आता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो सायोन कहता है क्या वो मेरी वाइफ तो सही सलामत है, मारा नहीं क्या। वैसे कल तो बहुत बोल रहा था, कल मैं बिजी था पर आज फ्री हूँ, तो बता फ्यूचर में मेरी वाइफ को कैसे हर्ट करेगा। किडनैपर कहता है हाँ पार्टी में तो तू फ्री ही है। सायून कहता है बकवास बंद कर, ऐसी पार्टी में कोई भी ऐसे नहीं आ सकता, उसके लिए इनविटेशन की ज़रूरत होती है। वो बोलता है तुमने कुछ खाया नहीं। फिर वो सारे गेस्ट को देखने लगता है उनमें से कौन है वो। फिर वो किडनैपर कहता है अच्छा तो तेरी ही बात करते हैं कि कैसे तेरी वाइफ को हर्ट करूँ फ्यूचर में। सायून फिर इधर उधर पैनिक होकर के देखता है, फिर उसे एक आदमी बात करे दिखता है, तो वो उसका पीछा करता है, पर वो अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रहा होता है। फिर वो किडनैपर हंसता है और कहता है क्या हुआ, तुझे तो लगा मैं इस पार्टी में कैसे आ सकता हूँ। सायून बोलता है तुम्हें पता भी है कौन है मेरी वाइफ, कभी उसको देखा भी है। वो कहता है हाँ सही कहा, किसी को नहीं पता तुम्हारी वाइफ के बारे में सिवाय मेरे। ही जो है तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी रियल ब्राइड जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसकी बड़ी बहन होंगिना तुम्हारी फियांसे, वो जो शादी से 1 दिन पहले भाग गई, जिसका अब तक पता नहीं चला। जुंगवून डेली न्यूज़ और तुम्हारी फैमिली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का फ़ायदा लेते हैं। तो इसी रिश्ते की वजह से तू उसकी छोटी बहन को बंदी बनाकर शादी किया। पैक सयून कहता है तुझे क्या चाहिए। किडनैपर कहता है अब आया ना तो लाइन पे, मैं चाहता हूँ हेजो को छोड़ दे तू और अपनी रियल फियांसी को ढूंढ। फिर दिखाया जाता है कि किडनैपर के फ़ोन से हेजो ही सायून से बात कर रही है, पर वो आवाज़ आदमी की आ रही है क्योंकि वो मॉड्यूलर लगा है फ़ोन पे। सो आवाज़ चेंज हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कार वाला इंसिडेंट जब वो किडनैपर के साथ होती है और सायून ये बोल कॉल कट कर देता है कि उसे मार देना तब कॉल करना। तो हेजो किडनैपर को बोलती है कॉल लगा दोबारा इसको, मैं इसको बताती हूँ, मुझे इससे बात करनी है। हाँ, इस सीन में हमें पहली बार हेजो बोलते हुए सुनाई देती है लाइक आई सेड सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में। तो वो उसे कॉल लगाने को कहती है और वो जब नहीं उठाता तो गुस्से में कार स्पीड करके घुमा देती है और वहाँ से किडनैपर का फ़ोन लेकर भाग जाती है। अभी वो सायून से कॉल पे बात कर रही है और कहती है अगर अपने फादर के इलेक्शन में कोई दुश्वारी नहीं चाहते तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना तुम्हारी शादी का राज सबके सामने आ जाएगा। सायून कुछ बोलता नहीं है तो हीजो सोचती है
इसे पता तो नहीं चल गया। और टाइमर देखती है, 2 मिनट 30 सेकंड बचे हैं। 10 मिनट से पहले उसे फ़ोन कट करना होगा ताकि उसे वो ट्रैक ना कर सके। सो वो कहती है, क्या हुआ, चुप क्यों है, डर लग रहा है? कल तक का टाइम दे रहा हूँ, डिसाइड कर लो, या फिर 2 बिलियन वॉन देकर यहीं सेटल कर लो। सायुन कहता है, हो गया तुम्हारा। मुझसे कई रिपोर्टर्स बात करने को मरी जाती है, मुझे वक्त नहीं लगेगा तुझ जैसे को पकड़ने में, तो मैं क्यों तेरी फालतू की बात मानूं हीजो को छोड़ने की। तो मेरी बीवी को बीच में क्यों ला रहा है? वो कहती है, मेरी बीवी? तुझे पता भी है तेरी बीवी के साथ कल क्या हुआ? वो मरते मरते बची। मेरा मतलब मैं उसे ऑलमोस्ट मार ही चुका था। मैंने उसको उसी के कार में किडनैप किया, उसका गला दबाया, उसके बाल खींचे, उसकी गर्दन पे चाकू रखा, मैं मारने ही जा रहा था। सायुन कहता है, तो? वो बोलती है, तो वो डरी हुई थी। सायुन कहता है, आगे क्या हुआ? वो बोलती है, वो अपनी ज़िंदगी की भीख भी कैसे मांगती है, वो तो बेचारी गूंगी है। जैसे ही तूने उसे मार दो क्या फ़ोन कट किया, वो मेरे हाथ से मरने ही वाली थी, लेकिन गाड़ी स्लिपरी रोड में घूम गया। ये सब सुन वो दीवार पे जोर से पंच मारता है और कहता है, मैं पहले कभी एक आदमी के बारे में इतना क्यूरियस नहीं हुआ। अरेस्ट होने की बात तो भूल ही जा, मैं तुझे खुद पकड़ूंगा। जैसे ही टाइमर स्टॉप होने लगता है वो फ़ोन कट कर देती है। एपिसोड 1 तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत इंटेंस था, स्पेशली एंडिंग। जैसा कि हमने देखा पिछले एपिसोड में, हीजो किडनैपर बनकर अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है और 10 मिनट होते ही वो अपना फ़ोन कट कर देती है और डरती है कहीं मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। फिर वो वॉशरूम से बाहर आती है, अपने हस्बैंड को वहाँ खड़ा देख डर के मारे दबी आवाज़ में भागने की कोशिश करती है, पर पाक सयून उसे देख लेता है और वहाँ गेस्ट को आते देख उसका हाथ पकड़कर खाली कमरे में ले जाता है और उसके करीब आकर उससे पूछता है क्या वो उससे कुछ छुपा रही है, और उसे अपना फ़ोन निकालने को कहता है और कहता है, मैं जो कुछ भी पूछूं उसका लिख कर जवाब। वो पूछता है, कल कार का एक्सीडेंट हुआ था? वो हाँ में सर हिलाती है। एक्सीडेंट का टाइमिंग पूछने पर वो 6 बजे से 7 बजे का टाइमिंग लिखती है। सो उसे यकीन हो जाता है वो किडनैपर सच कह रहा था। उससे पूछता है, क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? और उसके जवाब देने का इंतजार नहीं करता और खुद ही चेक करने लगता है और उसे उसकी गर्दन पे चोट दिख जाती है। वो उससे पूछता है, कौन था वो? क्या उसने उसका चेहरा देखा? वो टाइप करती है, नहीं, उसका फेस ढका हुआ था। फिर उससे पूछता है, बताओ उस आदमी ने तुम्हारे साथ और क्या किया? क्या उसने तुम्हें चाकू से डराया? वो जब हाँ में सर हिलाती है तो वो फ्रस्ट्रेट हो उससे कहता है, तो आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? वो मन में कहती है, कैसे बताती, तुमने ही कहा था किडनैपर को मुझे मारने को। और उससे वो पूछता है, क्या उसने इस पार्टी में किसी आदमी को देखा जिस पे शक किया जा सके? वो नहीं में सर हिलाती है। फिर वो कहता है, अपने साथ बॉडीगार्ड रखे जिसे उसने हायर किया है और हॉस्पिटल में अपनी चोट को दिखा ले। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो चैन की सांस लेती है, थैंक गॉड इसे मुझ पे शक नहीं हुआ। बाहर आकर पाक सयोन दोजे को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि कैसा रहा सब कुछ पता कर पाए वो लोग इस नंबर के बारे में? वो बोलता है, इतना आसान नहीं है, आईपी एड्रेस बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, मुझे लगता है इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आपको कोई आइडिया है? वो बताता है, आज जब मैंने उससे बात की तो पता चला इसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, जैसे कि एक फैमिली मेंबर को होता है। वो दोजे को कहता है सारे गेस्ट और इवेंट मैनेजर्स की लिस्ट तैयार करने को। तो वो पूछता है, क्यों, वो पार्टी में आया था क्या? वो बताता है, हो सकता है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग की कुछ क्लिप्स दूंगा, उसे मॉड्यूलेटर हटाने की कोशिश कर जितनी जल्द हो सके। यहाँ हीजो एक रूम में बैठी कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर मजे ले रही थी, जब वो परेशान हो गया था कॉल के दौरान। उतने में उसके आने की आहट सुनकर वो जल्दी जल्दी किडनैपर का फोन बैग में छुपाती है। वो डोर नॉक करता हुआ अंदर आता है, उससे उसकी कार की चाबी मांगता है। जब वो हिचकिचाती है तो वो खुद ही कार की चाबी लेने उसके पर्स खोलने वाला होता है। उतने में वो उसे ऐसा करने से रोक लेती है और चाबी निकाल कर उसे देती है। उसके जाने के बाद वो सोचती है, ये कार में क्या देखने गया है? फिर उसे कार में लगे डैश कैम की याद आती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो कल की वीडियो रिकॉर्डिंग देख ना ले और उसे पता न चल जाए कि वो गूंगी नहीं है, बोल सकती है। वो जल्दी से उसे रोकने के लिए भागती हुई पार्किंग एरिया में जाती है। तब तक वो कार चेक कर आता ही है। उसे कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, क्या हुआ था कल? कार की क्या हालत हो रखी है, तुम इसे कैसे ड्राइव करके वापस लाई? वो लिख कर बताती है, उसने मैकेनिक बुलवाया था। फिर पाक सयोन उससे पूछता है, और डैश कैम, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ? हीजो भी हैरान हो जाती है कि रिकॉर्डिंग कहाँ गई। फिर सोचती है चलो अच्छा ही हुआ। उतने में वहाँ एक बाइक स्पीड में हीजो के पास आता है। वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उस बाइक वाले से कहता है, ओए तुम जरा ध्यान से चलाओ। फिर वो हीजो को कहता है, मैं तुम्हें नया कार दिला दूंगा और कल से तुम काम पे मत जाओ, घर पे ही रहो। वो बताती है उसे कल कोर्ट जाना है, वहाँ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। वो अकेली नहीं होगी, डायरेक्टर भी उसके साथ होगी। और ये भी बताती है कि उसकी माँ उसे काम छोड़ने के लिए कह रही है, पर वो नहीं छोड़ना चाहती है। तो पाक सयोन कहता है, ठीक है, पर काम पे जाते वक्त सिक्योरिटी स्टाफ को अपने साथ लेकर जाना।
हीजो के वहाँ से जाने के बाद वो फिर से दोजे जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसे कहता है डैश कैम में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, अगर पॉसिबल हो तो रिस्टोर करने की कोशिश करो और उस रास्ते के पास के ट्रैफिक कैमरा को चेक करो 6 बजे से 7 बजे के बीच का। फिर वो अपनी माँ के साथ डिनर पे जाता है जहाँ वो उसे अपने पापा के साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए बोलती है और कहती है मैंने हीजो को काम छोड़ने के लिए कहा है। उससे कहना है इलेक्शन के टाइम जितना हो सके खुद को सबकी नजरों से दूर रखें, वैसे ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। तो इसी बात पे वो टॉन्ट करते हुए कहता है वो हम लोग ही थे जो चोंगवुन के साथ जोड़ना चाहते थे, डैड इतनी दूर चोंगवुन डेली न्यूज की वजह से ही तो आप आए हैं। फिर वो उनसे पूछता है शादी के बारे में और कौन जानता है, मेरे आपके डैड और हीजो के माँ बाप के अलावा। वो कहती है होंगाई जो कि हीजो की बड़ी बहन है। बातचीत के दौरान उसके कॉल्स पे कॉल्स आते हैं, उसे बार बार चेक करता देख उसकी माँ बोलती है तुम्हें क्या सिखाया भूल गए तुम्हारा इम्पेशेंस तुम्हारे कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करती है। तो वो उनसे कहता है एज अ कंट्रीज फर्स्ट नेगोशिएशन और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट आप मुझे कोई एडवाइस दीजिए। तो वो कहती है तुम्हें जीतना है तो अपने अपोनेंट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरे दिन कोर्ट में मियाँ बीवी का केस चल रहा होता है, उसके ड्रैगन बॉल पे केस चल रही है। हस्बैंड का वकील कहता है योर ऑनर मेरे मवक्किल के ड्रैगन बॉल को इस तरह से मारा गया है कि अब वो दर्द उन्हें जिंदगी भर सहना पड़ेगा। वहाँ उसकी बीवी जो गूंगी है, उसकी 2 इंटरप्रेटर है, एक हीजो जो उसे इशारे में सारे मामलात को समझा रही है, दूसरी जो उसकी तरफ से कोर्ट में बोल रही है और ये इंटरप्रेटर हीजो की डायरेक्टर है। सो वो उसकी बीवी की बात को इंटरप्रेट करती है और कहती है ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये खुद ही गिरा और इसके ड्रैगन बॉल पे लग गई। तुम उस दिन भी हमेशा की तरह शराब पीकर टून थे, भूल गए और मुझे मारने की कोशिश भी की थी और खुद ही गिर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जज के सामने झूठ बोलने की। वहाँ वकील उसके हस्बैंड से पूछता है क्या तुम हमेशा शराब पीते हो। वो कहता है नहीं मैं हमेशा नहीं पीता हूँ। हीजो उसकी बीवी को इशारे में उसका जवाब बताती है तो वो बोलती है मत बताओ, मुझे जानना ही नहीं है, ये आदमी के साथ मैं बात ही नहीं करती, हमारी बस मुक्केबाजी होती है। उसका हस्बैंड वकील को बोलता है उस दिन मैं बस जरा सा पिया था, ये सब इस औरत की वजह से, ये हमेशा मुझ पे चिल्लाती है। यहाँ दोजे पैक्सयोन को कहता है सारी छानबीन करने के बाद मुझे बस यही फुटेज मिला है। सायोन गेस्ट के बारे में पूछता है तो वो कहता है बिना ऑफिशियल नोटिस के हमें गेस्ट नहीं मिलेगी। तो मैंने सिक्योरिटी कंपनी को कॉल किया तो पता चला ज्यादातर पार्ट टाइमर्स थे। उतने में उसको हीजो की बॉडीगार्ड जियोंगवोन का मैसेज आता है कि हियरिंग खत्म हो गया है। सो सायोन उसे हीजो को घर लेकर जाने को कहता है। वहाँ हीजो वॉशरूम में है और बॉडीगार्ड वॉशरूम के बाहर। वहाँ बीवी अपने हस्बैंड के बाल खींच खींच कर मारती है। वहाँ हंगामा हो जाता है। उतने में हीजो की डायरेक्टर उसकी बॉडीगार्ड को मदद के लिए पुकारती है। सो वो मदद को जाती है। सो बॉडीगार्ड के जाने के बाद एक परछाई लेडीज वॉशरूम की तरफ जाती है। झगड़ा खत्म होने के बाद वो बॉडीगार्ड हीजो को वॉशरूम में देखती है पर वो वहाँ नहीं होती है। वो दूसरी बॉडीगार्ड को हीजो को ढूंढने को बोलती है। दोनों मिलकर ढूंढते हैं पर वो कहीं भी नहीं मिलती है। वहाँ सायोन मीटिंग में होता है तो उसको बॉडीगार्ड का मैसेज आता है हीजो मिल नहीं रही है। सो वो मैसेज में कहता है उसे ढूंढो, जरूरत पड़े तो कोर्ट के लोगों से मदद लो। मीटिंग में योंगवो डेटिंग वायलेंस पे प्रेजेंटेशन दे रहा है। उतने में उसे मैसेज मिलता है कि उन्हें हीजो मिल गई है, वो एक आदमी के साथ है। वो जोर से बोलता है आदमी। सो योंगवो कहता है हाँ आदमी, ज्यादातर वही वायलेंस कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। सायोन तो उस पर ध्यान ही नहीं देता है, वो तो बस जल्दी जल्दी टाइप कर उससे पूछ रहा है कि वो कौन है और कैसा दिखता है। वहाँ से वो आदमी हीजो को कहता है सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। वहाँ पे हीजो उससे इशारे में पूछती है किस काम के लिए यहाँ आए हो। वो बोलता है गवाह बनकर आया था और तुम इंटरप्रेटर। दूर से वो दोनों बॉडीगार्ड उन दोनों की फोटोज क्लिक करके सायोन को भेजती है और कहती है ये देखने में लगता है हीजो इसे जानती है। फिर वो हीजो की पिक्चर को जूम करके देखता है जिसमें वो स्माइल कर रही है। फिर उनकी बॉडीगार्ड भेजती है कि बहुत हैंडसम है, क्या बॉडी है यार इसकी। सायोन जेलस होकर फोन डेस्क पे पटक देता है। मीटिंग में मौजूद सब उसे देखते हैं। उनके बॉडीगार्ड को मैसेज मिलता है। सायोन कहता है फोटोज लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों को हीजो को गार्ड करने को कहा है, उस पर जासूसी करने को नहीं। वो दूसरी बॉडीगार्ड से कहती है अरे बताओ इसी ने कहा था ना कैसा दिखता है, तो क्या मैं बताती 2 आंख 2 कान 1 मुंह। पर जियोंगवोन का पूरा ध्यान तो उस आदमी पे अटका हुआ था। वो कहती है ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। उस आदमी का नाम जी सैंगवू। वो आदमी जिसका नाम जी सैंगवू है हीजो को इशारे में कहता है 3 साल पहले तुम्हारे अचानक से गायब हो जाने के बाद मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, किसी को कुछ पता ही नहीं था। फिर तुम्हें एक न्यूज पे देखा, अच्छा लगा देखकर। हीजो कहती है माफ करना मैं कांटेक्ट नहीं कर सकी, तुम साइन लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो। वो भी कहता है तो इसी के थ्रू मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। फिर वो अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर कहता है मैं उसी न्यूज स्टेशन पे जा रहा हूँ जहाँ तुम काम करती हो, वहाँ एक क्राइम केस है जिसपे मैं काम करने जा रहा हूँ। फिर वो हीजो से उसका नंबर मांगता है, वो दे देती है और वहाँ से चली जाती है। सायोन को बॉडीगार्ड ह्योनजिन का मैसेज आता है कि मिस होंग हिफाजत से घर पहुँच गई है। फिर वो मीटिंग में योंगवू से पूछता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की कोई पोजीशन है क्या। वहाँ घर पर उसकी माँ आती है और कहती है
मैनिक्योर पेडिक्योर किया, फेशियल करवाया, तुम्हें अपने बॉडी पे ध्यान देनी चाहिए। ये देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। वो देखती है तो उसमें से सेक्सी नाइटी निकलता है। वो कहती है तुम्हें पता है ना अपनी बहन के सब्स्टिट्यूशन बनने पे तुमने क्या कहा था? अगर ये शादी बरकरार रही तो तुम्हारे फादर को अच्छे नर्सिंग होम में रखा जाएगा, सो उसकी बीवी होने की जिम्मेदारी निभाओ, वरना तुम्हारे डैड सड़क पे आ जाएंगे। समझ में आया? माँ के चले जाने के बाद हीजो रेडी होती है वो पहनकर। उसके बाद किडनैपर वाला फ़ोन निकालती है। ठीक 10 बजे सायोन को कॉल करती है। वो थोड़ी देर रुकता है फिर उठाता है। वो कहती है तो क्या डिसाइड किया? वो कहता है पहले मुझे बताओ, पूरी दुनिया सोचती है होंगाई मेरी बीवी है, तो तुम्हें कैसे पता हीजो के बारे में? तुम मेरे फैमिली के ही हो क्या? वो कहती है ये बात मैटर नहीं करता अभी, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हारे राज सबके सामने ला सकता हूँ। फिर वो उसको अपनी टांग की पिक्चर भेजती है जब वो उसकी बात नहीं मानता। वो कहती है अब भी मेरी शर्तें नहीं मानोगे? वो कहता है ये क्या है? वो बोलती है तुम्हें नहीं पता? हस्बैंड होकर अपनी बीवी की टांग नहीं पहचानते क्या? ये हीजो की टांग है और इस तस्वीर का मैं यूज़ भी कर सकता हूँ गलत वे में। वो कहता है मैं कैसे मान लूँ ये हीजो है? वो कहती है ये क्या सवाल हुआ, तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम्हारी बीवी के टांग पे यूनिक तिल है। वो कहता है ओए 406 क्या तुम शादीशुदा हो? वो कहती है हाँ। नहीं पर तुम ये क्या पूछ रहे हो? वो कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठरकी आदमी, एक ठरकी जो फेक और ऐसी फोटोज यूज़ करके मेरी बीवी की इमेज खराब कर रहा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी मैं तुझे लगाऊंगा। अगर मुझे धमकाना है तो अच्छे से मेरे ऊपर रिसर्च करो, अपनी बीवी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कहती है अच्छे से जानते हो? हस्बैंड बनने की एक्टिंग मत करो, और ये फेक पिक्चर नहीं है, चाहो तो खुद चेक कर लो। फिर वो गुस्से में फ़ोन कट कर देती है और सोचती है ये क्या कह दिया मैंने, अगर सच में इसने चेक किया तो? वो कैबिन से बाहर आकर दोजे से पूछता है कुछ पता चला लोकेशन के बारे में? वो कहता है लोकेशन सियोचो, गैंगनम और योंगसान का आ रहा है। सायोन कहता है जब मैंने उससे पूछा तुम शादीशुदा हो तो वह पहले हाँ फिर ना करने लगा। ऐसे में पहला जवाब ही सही होता है, तो या तो ये डिवोर्स्ड है या लेने वाला है। डार्क वेब में सर्च करो इसे, सुनने में तो मुझे ये ठरकी लगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो रूम में फ्रस्ट्रेट हो रही है जो भी उसने कहा था और कहती है क्या फेक फ़ोटो? पता भी है वो फ़ोटो लेने मुझे कितनी मेहनत लगी, 50-60 फ़ोटोज़ में से एक चूज़ करना पड़ा। यहाँ सायोन गुस्से में घर आता है। वो ब्लैंकेट ओढ़े सोई रहती है। वो उसके रूम में आता है। वो डर रही होती है। यहाँ वो ब्लैंकेट खींच रहा है, वहाँ हीजो उसे कसकर पकड़ी हुई है। खींचातानी में सायोन उसके ऊपर गिर जाता है। उससे नर्वस देख वो चेक किए बिना वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त वो कहता है कि हमारे ऑफिस में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रिक्रूट किया जाएगा, तुमने कहा तो तुम्हें काम नहीं छोड़ना, तो इस जॉब को करने के लिए पूरी मेहनत करना। बाहर आकर वो याद कर जब नई शादी के टाइम हीजो एक बेबी की तरह खाना खाने के टाइम उसका वेट करती थी और वो सब करती थी जो उसकी माँ उसे करने को कहती थी। सायोन उसे कहता है मेरे लिए कोई फीलिंग्स मत लाना और अपनी माँ की बताई चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सुबह जब वो उठती है तो देखती है इस वक्त ये काम पे क्यों नहीं गया। वो कहता है ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है जैसे किसी भूत को देख लिया हो, मैं दोपहर को जाऊँगा। वो फिर से अपने रूम की तरफ जाती है तो वो कहता है मुझे नाश्ता स्किप करना अच्छा नहीं लगता है। फिर वो जब नाश्ता बनाने जाती है तो वो किचन में जाकर उससे बर्तन मांगता है और नाश्ता बनाने लगता है और हीजो को कहता है तुम्हारे लिए नया बॉडीगार्ड ला दूंगा। तो वो इशारे में नहीं कहती है, पूछने पे बताती है वो आदमी एक कॉलेज फ्रेंड था। वो कहता है क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? वो लिखती है वो अच्छा इंसान है। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट बनाकर कहता है खा लेना ये। हीजो सोचती है हाँ क्या इसने ये मेरे लिए बनाया था? सायोन को दोजे का मैसेज आता है कि वॉइस एनालिसिस का रिपोर्ट आ गया है। वहाँ न्यूज़ स्टेशन के बाहर फैंस की लाइन लगी हुई है। उस भीड़ में यूरी का पैर स्लिप हो जाता है तो वो गिरने वाली होती है। उतने में जिसैंग उसे बचा लेता है, पर यूरी के हाथ में जो गर्म कॉफ़ी होता है वो जिसैंग के हाथ पे गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है। स्टेशन के अंदर जाकर यूरी को पता चलता है ये HBC में काम करने वाला है, तो वो उसे सॉरी कहती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो बेवकूफ़ फैंस लोग ही है। यूरी कहती है क्या कहा? फैंस बेवकूफ़ होते हैं? प्री रिकॉर्डिंग्स के लिए जद्दोजहद करना, एल्बम्स खरीदना, फ़ैन क्लब ज्वाइन करना, ये सब बेवकूफ़ी नहीं है, इसे अकीदत कहते हैं। आप कभी किसी के फ़ैन नहीं रहे? वो कहते हैं किसी पे क्रश होना फ़ैन होना है, तो हाँ मैं रहा हूँ फ़ैन। और आप? वो कहती है उसकी आवाज़ कमाल की है। तो वो बोलते हैं अच्छा सिंगर है? वो कहती है नहीं, वो बहुत हैंडसम है, उसे पूरी कौम और जनता पसंद करती है, पर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। फिर वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर चली जाती है। वो जब उसका नंबर सेव करता है तो वैसे ही हीजो के प्रोफाइल को देखता है। वहीं जब सायुन वॉइस एनालिसिस सुनता है तब भी समझ नहीं आता वॉइस किसका है। फिर दोजे उसे वही CCTV फुटेज दिखाता है और कहता है कि मैंने इसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ाई है। तो वो देखता है तो फुटेज में किडनैपर बड़े आराम से कार में अंदर घुसता है।
जैसे कि हीजो ने खुद ही कार का दरवाज़ा खोला हो। वहीं हीजो जो अपने डैड से मिलने नर्सिंग होम जाती है जहाँ उसके डैड कैरियोके गा रहे हैं, वहाँ वो अपने डैड से बात करती है। मीन्स वो अपने डैड के अराउंड ही बात करती है खुलकर। उससे मिलने के बाद जब वो वापस जाती है तो वो कहता है कि मत जाओ, मैं अपनी सुधार में पूरी कोशिश करूंगा। वो कहती है आपने तब कुछ क्यों नहीं कहा था जब मॉम छोड़कर जा रही थी। वो कहता है हीजो का सपना है एंकर बनने का, उसको इतना काबिल बनाओ कि वो एंकर बन सके और मेरी तरह नाइट क्लब्स में उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तो वह कहती है इसलिए आपने मुझे भेजा, और जब से मेरी शादी हुई है मुझे कभी भी सुकून नहीं मिला, हमेशा होंगाई की परछाई बनकर रही, गूंगी रहने का नाटक किया, अब तो मुझे याद भी नहीं है मैं कौन हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। ये कह वो बहुत रोने लगती है। सायुन जब ह्योकजिन को किसी और का बोलता है कि एक आदमी उसके वाइफ के गंदे फोटोज उसके हस्बैंड को भेज करके उसे धमका रहा है, तो वह कहता है इसका एक ही मतलब है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। रात को 10 बज रहे हैं, उस किडनैपर का फोन आता है पर वो उठाता नहीं है। फिर 2-3 कॉल के बाद उठा करके कट कर देता है। यहाँ हीजो जो कॉल पे कॉल लगाती है, फिर जब वो कॉल उठाता है तो उसे 5 मिनट बाद कॉल करने को कहता है और बोलता है तुम्हारे जैसे ठरकी के लिए ये पेनल्टी है। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर वो जब कॉल करती है तो उसका कॉल वॉइस मेल पे जाता है। वो वेट करती है 5 मिनट तक का। उसके बाद जब वो कॉल करती है तो उसे कॉल से धमाके की आवाज़ आती है। फिर वो जब कॉल पे कॉल लगाती है तो स्विच ऑफ बताता है। घर पे पहुंचती है तो वो घर पे भी नहीं होता है। सुबह हो जाती है, न्यूज़ ऑन करती है तो खबर मिलती है कि ऑफिस में 10:07 में धमाका हुआ है, लोग घायल हुए हैं। इस सीन में एक आदमी को काला कैप पहने डिलीवरी बॉय बनकर आते हुए देखा गया है। वो एक बॉक्स निकालता है, उसके जाने के कुछ ही देर में धुआं निकलता है। खबर के अनुसार कल्प्रिट ग्रज रखे हुए था और हमेशा धमकी भरे कॉल करता था, और कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी न्यूज़ में चल रही होती है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग में था कि कल्प्रिट कहता है तुम्हारे पास सिर्फ कल का वक्त है या 2 मिलियन वॉन देकर सब सेटल करो वरना उसे मार दूंगा। न्यूज रिपोर्टर कहता है कल्प्रिट ने धमकी दी और उस ऑफिस को आग लगा दिया। हीजो न्यूज देखते हुए कहती है आग, मैंने ऐसा कब किया। उतने में पैक सायोन आता है, उसको चोट लगी है, कपड़े गंदे हो रखे धमाके की वजह से। वो आते ही हीजो को देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है और उसे उठा करके टेबल पे रख देता है और कहता है ऐसा लग रहा है जो हीजो को मैं जानता हूँ वो है ही नहीं, मुझे पता करना है कौन सी हीजो असली है, मुझे अभी चेक करना है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो। फिर वो तिल देखने जाता है तो हीजो उसे रोकती है, तो वो कहता है तुम दिखाओगी या मैं खुद देखूं। 3 साल पहले जब उसकी शादी होने वाली होती है, उससे 1 दिन पहले होंगाई पाक सायोन को मैसेज करके धमकी देती है कि ये शादी कल नहीं होनी चाहिए वरना मैं तुम्हारी फैमिली के राज खोल दूंगी। वो उससे पूछता है मुझे जानना है क्या हीजो की शादी उस फैमिली में बेचने के लिए भी तैयार है। वो कहता है कल शादी वैसे ही होगी जैसे प्लान किया गया था, लेकिन दुल्हन तुम नहीं तुम्हारी बहन होगी, उस फैमिली में बेचने के लिए भी तैयार है। वो कहता है कल शादी वैसे ही होगी जैसे प्लान किया गया था, लेकिन दुल्हन तुम नहीं तुम्हारी बहन होगी, उस फैमिली में बेचने के लिए भी तैयार है। वो कहता है कल शादी वैसे ही होगी जैसे प्लान किया गया था, लेकिन दुल्हन तुम नहीं तुम्हारी बहन होगी।